नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खमरिया ने भारतीय वायुसेना के लिए 1000 किलोग्राम के एरियल म्यूनिशन को तैयार किया। डीएसी ने 97 तेजस मार्क 1 और 156 प्रचंड और 84 सुपर सुखोई अपग्रेड को दी मंजूरी। डीआरडीओ ने स्वदेशी 155 mm/52 कैलिबर की माउंटेड गन सिस्टम का पोखरण में सफल फायरिंग की। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने सफलतापूर्वक नाटो स्टैंडर्ड के 1000 किलोग्राम के एरियल बम को तैयार किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा 450 किलोग्राम का एरियल बम मौजूद है, जो कि स्टैंडर्ड ऑर्डिनेंस का है। लेकिन अब ये जो नया 1000 किलोग्राम का बम है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा दुश्मनों पर स्ट्राइक करने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ अब अपनी मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम को सिंगल कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम में बदलेगा, जो कि 6.8 mm और 7.62 mm होगी, जिससे कि सैनिकों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। और एक बार इस परिवर्तन यानी कि इस कन्वर्जन के पूरा हो जाने के बाद इनके कई ट्रायल होंगे और फिर भारतीय सेना इनका मूल्यांकन करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एचएएल की तरफ से कहा गया है कि 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में जो स्वदेशीकरण का स्तर है उसे 70% तक किया जाएगा अगले 3 से 4 सालों में। और एचएएल का उद्देश्य स्वदेशीकरण को 80% तक ले जाना है। इसके लिए बाकायदा दोस्तों एचएएल कई इंडियन यानी कि जो भारतीय कंपनीज है उनके साथ काम कर रहा है, जो कि इस फाइटर जेट के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें तैयार कर रही है। इसके अलावा खुद से एचएएल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि नई तकनीक को विकसित किया जा सके और ये इंपोर्टेड जो कि हम दूसरे देशों से खरीदते हैं कंपोनेंट्स उनकी जगह ले सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने आज एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको मैं बता दूं कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे दोस्तों हमारे स्वदेशीकरण की जो तकनीक है उसे बढ़ावा मिलेगा। भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे भी बढ़ेगा और इसी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू जो उद्योग है हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है यानी कि रक्षा उपकरण है उन्हें तैयार करेंगे। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 65,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 LCA तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है। इसके अलावा 156 LCA प्रचंड हेलीकॉप्टरों के खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। और यही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ Su-30 MKI है जिन्हें कि सुपर सुखोई अपग्रेड में बदला जा रहा है। इस अपग्रेड प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। ये कुल प्रस्ताव 1.6 लाख करोड़ रुपए के हैं और ये पूरी स्वदेशी परियोजना है। बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए सतह प्लेटफॉर्मों के लिए मध्यम दूरी की एंटीशिप मिसाइलों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भारतीय फील्ड गन की जगह लेने के लिए टोड गन सिस्टम के अधिग्रहण को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। हालांकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कोई खबर नहीं आई है, जिसके बारे में ये इंतजार किया जा रहा था कि शायद भारत इसके लिए शायद तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी आज ही मंजूरी मिल जाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आज 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा और इन प्लेटफॉर्म्स में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। अब इन शिप्स में हथियारों और उपकरणों को इंस्टॉल किया जाएगा और फिर समुद्री ट्रायल शुरू होंगे। ट्रायल पूरे हो जाने के बाद ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो शिप्स हैं वो कोस्टल वाटर में एंटी सबमरीन यानी कि दुश्मनों की पनडुब्बियों के खिलाफ जो भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता है उसे बढ़ा देंगे। ये जो शिप्स हैं वो माइन बिछाने के ऑपरेशन को भी कर सकती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी सरकार ने स्ट्राइकर M-Short का ऑफर भारत को किया है, जो कि मैनुअल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कि एयर डिफेंस और आर्टिलरी क्षमता दोनों होंगी और ये किसी भी तरीके के एरियल थ्रेट्स को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है अपने ऑनबोर्ड सेंसर से। साथ ही साथ ये 360 डिग्री का सर्विलांस भी कर सकता है। और साथ ही इसकी एक और खासियत ये है कि ये जो लो एल्टीट्यूड वाले एरियल थ्रेट्स होते हैं, जिसमें कि ड्रोन और रोटरी विंग या फिक्स्ड विंग के जो एयरक्राफ्ट है उन्हें भी मार गिरा सकता है। अमेरिका ने इसे भारत के साथ बनाने का ऑफर दिया है। हालांकि भारत अभी इसके लिए फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हमारी जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि टाटा, कल्याणी, इनके द्वारा बनाए गए जो इसी कैटेगरी के वाहन हैं वो लद्दाख में भी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। राजस्थान के पोखरण जिले में 155/52 कैलिबर वाली AT-AGS का सफल परीक्षण किया, जिसे कि BEML के आर्मर ट्रक पर माउंट किया गया है और इसी के साथ इसका परीक्षण किया है। दरअसल भारतीय सेना को करीबन 800 से ज्यादा इस तरीके की तोपों की सख्त जरूरत है। हाल ही में जो परीक्षण हुए उसमें इस स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम ने एक मिसाल कायम की है और मौजूदा जो विदेशी कंपनी की माउंटेड गन सिस्टम है उनसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन इसने किया है।
यानी कि हर कैटेगरी में इसने जबरदस्त परीक्षण किया है, जिसमें कि मैक्सिमम रेंज ऑफ फायर और मैक्सिमम स्पीड भी शामिल है। बाकायदा डीआरडीओ ने एक चार्ट भी जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसी कैटेगरी की जो और देशों की गन सिस्टम है उनसे ये कितनी बेहतर है। इस एमजीएस की रेंज करीबन 45 किलोमीटर तक कही गई है और 1 मिनट में ये 6 गोले दाग सकती है। साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ये चल सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर की नजरें भारत पर रहती है और भारत का पड़ोसी देश भी शांत रहने वालों में से नहीं है। भारत के पड़ोसी देश चाइना ने भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बड़ा बयान दिया। दरअसल चाइना का भोपू गोबर टाइम हर बार भारत के खिलाफ बोलता रहता है। इस बार उसने भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी काफी बकवास की है। गोबर टाइम ने उत्तराखंड में हुए सुरंग हादसे को एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से लेकर जोड़ा है। साथ ही इस अखबार ने लिखा है कि चाइना किसी का दुश्मन नहीं है, इसीलिए उसे कोई उकसा नहीं सकता। और इस अखबार ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से ये लिखा है कि अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि होती है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना भारत के सुरंग दृष्टि को दर्शाता है। सोचिए दोस्तों, कहां से कहां चाइना इस बात को जोड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो कि खुले और स्वतंत्र रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकते। इस लिहाज से भारत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। इससे पता चलता है कि भारत अपनी नौसेना को और ज्यादा विकसित कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, जब तक भारत चीन को उकसाएगा नहीं, तब तक चीन भारत का दुश्मन नहीं है। साथ ही इस अखबार में ये भी लिखा गया है कि चाइना ने अपने दूसरे और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है और आईएनएस विक्रांत उनके शेंडोंग की तुलना में कमजोर है। हालांकि हम यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि खुद ये गोबर टाइम ये बताना भूल गया कि चाइना ने अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को यूक्रेन से कबाड़े में खरीदा था और फिर रशिया से तकनीक चुराई और फिर इसको डेवलप किया। तो साफ तौर पर पता चलता है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उस स्तर पर मार खाती है जहां पर बात आती है एक प्रूवन टेक्नोलॉजी को लेकर। हालांकि चाइना की नौसेना मजबूत है, लेकिन वार प्रूवन तभी कहा जाएगा जब ये किसी जंग में उतरेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि उसने एक ऐसे हथियार को बनाया है जो कि युद्ध की दिशा बदल सकता है। रूस ने एक ऐसे ट्रांसपोंडर को बनाने का खुलासा किया है जो कि किसी भी कॉम्बैट सिनेरियो में यानी कि युद्ध में ये पहचान सकता है कि आसमान में जो ड्रोन उड़ रहा है वो दुश्मन का है या फिर उसका। और ये जो ट्रांसपोंडर है वो रशियन पासवर्ड के जरिए ही ड्रोन से कांटेक्ट करेगा और पासवर्ड वेरिफिकेशन ना होने पर उस ड्रोन के खिलाफ ये कार्रवाई का संदेश रडार को भेजेगा, जिसके बाद उसे खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल रशिया और यूक्रेन जंग में ड्रोन्स का बखूबी से इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन ने इस जंग में अपनी अहमियता को साबित भी कर दिया है कि लड़ाई में ड्रोन कितना कारगर साबित हो सकता है। रशिया ने इस कॉन्सेप्ट पर काम क्यों किया है, ये बात हम लोगों को भी समझनी जरूरी है। दरअसल युद्ध के क्षेत्र में दुनिया भर के जब ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं, वो दुश्मन के हों या अपने हों, ऐसे में मुश्किल हो जाता है आसमान में उड़ रहे अपने और दुश्मनों के ड्रोन्स को पहचानना। और कई बार ऐसा देखा गया है कि रडार अपने खुद के ड्रोन को मार देता है और कई बार दुश्मनों के ड्रोन को अपना समझकर छोड़ देता है। ऐसे में एक बहुत भयंकर कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए रशिया ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। रशिया ने कहा कि ये काफ़ी हल्का और छोटे आकार का ट्रांसपोंडर है जो कि आसमान में करीबन 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और 100 किलोमीटर की दूरी से ही ये किसी भी ड्रोन को पहचान लेगा कि ये दोस्त का है या दुश्मन का है। इस ट्रांसपोंडर का वजन महज 150 ग्राम का है जो कि रशियन पासवर्ड के जरिए अपने ड्रोन से संपर्क करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नासा के चीफ बिल नेल्सन ने अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा जी से बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में मुलाकात की। साथ ही बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राकेश शर्मा के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि राकेश शर्मा और छात्रों के साथ बात करना बड़े सम्मान की बात थी। नासा चीफ ने कहा कि उन्होंने पहली बार भारत को अंतरिक्ष में देखा था। वे 1986 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब भारत को अंतरिक्ष से देखा तो सबसे ऊपर हिमालय था, पूरा नजारा स्वर्ग जैसा था। दरअसल नासा दोस्तों भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने की योजना पर काम कर रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।